मूल रूप से हम तीन प्रकार से उसको देखते हैं। एक तो ज्ञान का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ नॉलेज। दूसरा, जो मौजूदा ज्ञान है उसको समाहित करना। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, खाली यूनिवर्सिटी में ही ज्ञान बने। हमारा हजारों सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग गांव में आप आकर जाएंगे, बैठे हुए मिलेंगे, वो बता सकते हैं कि इस बार बारिश होगी या नहीं होगी, इस बार आम का फसल होगा या नहीं होगा, किस मौसम में आपको मछली खाना है या नहीं खाना है। ये डाटा एनालिसिस तो है, और क्या और है क्या चीज ये? क्या आप कहेंगे कि वो अनपढ़ गंवार है? नहीं है। तो उन लोगों का समुचित ज्ञान को अगर हम धरोहर के रूप में अगर विश्वविद्यालयों के संस्थानों में नहीं लाएंगे तो हमारा पर्पस से भी हम हट जाएंगे। तो ज्ञान का सृजन और ज्ञान का समाहित करना, डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग नॉलेज इनटू ए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर। तीसरी बात, उसका वितरण करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम वितरण भी अगर हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं ज्ञानों का, तभी भी हमारा पर्पज, यूनिवर्सिटी का जो पर्पज, हमारा जो समाज का जो पर्पज है, वो विखंडित हो जाता है, खंडित हो जाता है। क्योंकि एक वर्ग या चंद लोगों का कोई मोनोपोली नहीं है इस ज्ञान के ऊपर, या ज्ञान का सृजन और ज्ञान को प्राप्त करने। मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, खास करके बिहार से, तो सबको पता है कि मैं बिहार का हूँ। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका परिवार या जिनका बहुत साधारण से भी बहुत कम में है, वो किसी तरीके से आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे छात्रों को हर साल हम मदद करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको फिनेंशियली हम लोग देखते हैं कि उनको किस तरीके से राहत मिले, किसी के पास रखवा देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और बिलीव मी, वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सिटी ढंग से चले, शिक्षा ढंग से चले, ये हम सभी लोगों का जिम्मेदारी है। खाली वाइस चांसलर या एजुकेशन मिनिस्टर का जिम्मेदारी नहीं है, समाज का भी जिम्मेदारी है। हर राजनीतिक दल जो समाज को प्रतिनिधित्व करता है, उसका भी अहम जिम्मेदारी है। इतना कहते हुए मैं दो बातें आपको बताऊंगा। पहला, 19वीं सेंचुरी तक, 19वीं शताब्दी तक अगर विश्व का किसी भी देश का स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं, सामाजिक स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर एक्सप्लॉयटेशन का दौर था। तो 19वीं सेंचुरी तक अगर एक्सप्लॉयटेशन का दौर था, चाहे जाति के आधार पर एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे धर्म के आधार पर एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे लिंग के आधार पर एक्सप्लॉयटेशन हो कि पुरुष और स्त्री, ये तो, और वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर स्लेवरी, ये सारा चीज इसलिए था कि लोगों का जरूरत हमें थी, लेकिन हम उनको वाजिब दाम नहीं देना चाहते थे। हम अपने पास पूंजी को मोनोपोलाइज करके रखना चाहते थे, इसलिए हम उनको एक्सप्लॉइट करते थे और उसको धार्मिक ढांचा में उनको एक जामा भी पहना देते थे, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ये धर्म संगत भी नहीं है, ये धर्म संगत भी है, इसको जस्टिफाई करते थे। व्हाइट मैन्स बर्डन करके किताब आती है, उसमें यही बातें हैं। हमारे जितने भी हैं धर्म ग्रंथ में, जहां पर यह लिखा गया है कि एक जाति दूसरी जाति के अधीन में रहेगा,
वो इसलिए है कि हम उनकी जरूरत थी, लेकिन हम उनको वाजिब स्थान समाज में देना नहीं चाहते थे। हम उनको हटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो हट जाएंगे तो कृषि कैसे होगा, उनका समाज चलेगा कैसे। लेकिन ये 20वीं शताब्दी में ये धारा कुछ और रूप ले लेगा। वो होता है एक्सक्लूजन। तब था एक्सप्लॉयटेशन, अब है एक्सक्लूजन। मीन्स इनकी मुझे जरूरत है नहीं, इन लोगों का मुझे जरूरत है नहीं। ये तो एक मार्केट है, मेरा सामान ये खरीदेंगे, अपने पास में हो तब खरीदेंगे। आईफोन 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बच्चा आपके साथ जिद करेगा, आप उसको पैसा देंगे, वो खरीद लेगा। कुर्सी एक दे, आइए बैठिए। बैठ जाइए बैठिए। हाँ ठीक है। आप बोलते रहे सकते। और उसमें ये 20वीं सदी में एक हम बाजार के रूप में, जैसे मैंने बताया कि हम देखते हैं कि मेरा कपड़ा निकलेगा तो आज ये कपड़ा का स्टाइल है, कल दूसरा कपड़ा निकलेगा, और हम उसको खरीदते जाएं, हम उधार लें, हम लोन लें, हम उनका गुलाम बन करके रहें, हम उसका चुकता करते रहे और वो प्रॉफिट कमाते रहे। बनाने में, करने में हमारा योगदान नहीं है, हमको कोई धनराशि नहीं मिल रहा है। मॉल बनेगा तो सूट बूट पहन करके जाए, वो सूट बूट वहीं पर निकाल करके घर को फटा हुआ कपड़ा पहन करके आ जाए। बेचने का सामग्री को हम बेचें, लेकिन उसको बनाने का, उसको रखने का, उसको ये सब करने का अधिकार हमें नहीं। और इस अधिकार से वंचित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई है इस 20वीं शताब्दी में। वो है कंप्यूटर रेवोल्यूशन। लेकिन उस समय में हमारा शिक्षा व्यवस्था ने अचानक एक मोड़ लिया और हम लोगों ने जैसे तैसे करके कंप्यूटर को एक साधन नहीं, एक साधन के रूप में ही हमने क्लास में उसको पढ़ाना चालू कर दिया, हमने कोर्सेज चालू कर दिया। ये कैन बी विटनेस। हमने 4 का कोर्स बना करके हर कॉलेज में उसको पढ़ाना चालू कर दिया। आप देखे होंगे गली मोहल्ला में कंप्यूटर सेंटर बन गया उसका। और नतीजा ये हुआ कि आज किसी भी देश चले जाएंगे तो वहां का टॉप एग्जीक्यूटिव हमारा ही मुल्क का मिलेगा। हमारा साधारण सा किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ व्यक्ति वहां का आज टॉप एग्जीक्यूटिव है। उससे हमारा फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गया। उसका प्रोग्रामर है, उसका हार्डवेयर इंजीनियर है, सब कुछ वो बन गए। लेकिन ठीक उसी के बाद एक और क्रांति आती है, और जो अभी परिपक्वता के साथ अब वो आ चुका है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम पास तक नहीं जा पाए। और इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमने निवेश अपना इतना कम कर दिया शिक्षा में कि हम पकड़ ही नहीं पाए। और जानबूझ करके एक इंटरनेशनल साजिश के तहत हमें पीछे रखा भी गया। आज ड्रोन खरीदना है तो जाकर के विदेश से खरीद करके छाती ठोकते हैं। है क्या चीज? आज कपड़ा स्टिचिंग होती है तो दर्जी की आवश्यकता नहीं है, लाइन में वो स्टिचिंग हो जाती है। तो ये जो एक्सक्लूशन का दौर है, हम अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, हमारा लोग कैसे उस तरीके से रहें ताकि हम उसका फायदा उठा सकें, इसके लिए अगेन हमें शिक्षा के और ही देखना होगा। पहले हमारे तक, हमारे बाद वालों के तक एक बार अगर आप शिक्षित हो जाते हैं
तो जीवन काल के लिए अपना जो है रोजी रोटी का इंतजाम आप कर लेते हैं, समाज को भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हर 10 साल में अपने आप को आपको अपग्रेड करना होगा। तो खाली एक बार शिक्षा की जरूरत नहीं है, बार बार शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसे एक क्रिटिकल जंक्चर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट ने 50% से ज्यादा, मैं कहूंगा 70% लोगों को शिक्षा से बेदखल करने का ये जो प्रस्ताव है, और प्रस्ताव लागू भी हो चुका है, उसका विस्तार से मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से ज्यादातर लोग इस शिक्षा का उससे बाहर हो जाएंगे और हो रहे हैं। और ये एक षड्यंत्र है। मैं 2014-15 से लिखना चालू किया हूं, मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं। लोग मुझे सीरियसली नहीं लिए। बीजेपी आने के बाद जितने भी नीतियां आई, मैंने उसको गहन रूप से अध्ययन किया, क्योंकि मैंने गुजरात बार बार जाता रहा हूं। और गुजरात, ये कहते हैं ना कि गुजरात मॉडल, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी मॉडल है। मोदी मॉडल को मुझे अच्छी तरीके से समझ में है, और वो क्या करने वाले हैं ये भी मुझे समझ में था। और इससे पहले खाली इनको कटघरे में खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। 2003 में मैं डूटा का अध्यक्ष था, तब मॉडल एक्ट करके एक आया था डॉक्यूमेंट। उससे पहले अंबानी बिरला रिपोर्ट आया था, हमने इसका भी विरोध किया। मॉडल एक्ट में 2003 में यही बात था फुल लबोलब कि छात्रों से पैसा लीजिए और उच्चतर संस्थानों को चलाइए, टोटल कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जिसका जम करके हमने विरोध किया। राष्ट्र भर में हमने आंदोलन खड़ा किया, और ये इलेक्शन को जाने वाले थे, ये घबरा गए और ये उसको नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। और सब्सिक्वेंटली जब यूपीए सरकार बनी, मैंने भाग दौड़ करके उसको मैंने विथड्रॉ कराया वो डॉक्यूमेंट, नहीं तो तभी लागू हो जाता अगर इनके पास अगर 1 साल और होता तो। ये जो कहते हैं जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र कहां की किसकी राष्ट्रवाद अगर होता तो ये सब नहीं होता, राष्ट्र का भलाई होता। राष्ट्र ये किसको समझ बैठते हैं ये अलग बात है। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत है। Now I should come down to the new education policy. एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हैकी कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक राष्ट्रीय स्तर का बॉडी है भारत में, जो उच्च शिक्षा को चलाए, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे केरला में हो, इसी के कंट्रोल के अंडर में ये रहेगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी था। उसके ऊपर सीधी सीधी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था मिनिस्ट्री। लेकिन हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये केंद्रीकरण संस्था है, जिसका एक एडवाइजरी काउंसिल है, और जिसकी अध्यक्ष स्वयं एजुकेशन मिनिस्टर है। उनका एडवाइस ये जो हैकी के लिए अंतिम है। ये एडवाइजरी काउंसिल का जो एडवाइस है उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। इसका मतलब केंद्रित रूप से वो परिचालना करेंगे कि शिक्षा का दशा और दिशा किधर जाएगा।
इसलिए ये कहना कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि वो जो मिनिस्टर है वो एक दल से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, भारत का वो मंत्री है, लेकिन एक दलीय सोच को वो लेकर के बैठे हुए हैं, इसलिए वो ऑटोनोमस नहीं है। जिसके 4 वर्टिकल्स हैं, 4 स्तंभ है ये हैकी का। सबसे पहले है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, NHERA। दूसरा NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तीसरा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और चौथा जनरल एजुकेशन काउंसिल। सर, देखने में तो लगता है कि ये बड़े साधुवाद वाली संस्था सब है। मैं आपको बताता हूं इसकी असलियत क्या है। नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल और हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैडम यहां पर बैठी हैं, ये पटना विमेंस कॉलेज से ताल्लुकात रखती हैं। क्या पटना विमेंस कॉलेज का को जिस मापदंड में आप माप सकते हैं, क्या बेगूसराय में या छपरा में या किसी और दूर दरांत का एक विमेन कॉलेज को उसी मापदंड में आप नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। यहां कौन से जनरेशन के स्टूडेंट्स इनके पास आ रहे हैं और दूसरे जगह को कौन सा जनरेशन का स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं, ये देखने की बात। जहां फर्स्ट टाइम लर्नर्स जाते हैं, ऐसे ही हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर में भी सभी जगह पर है। आपको एक मापदंड में सबको नाप करके उनको ग्रेडिंग करना, ये एक शरारत का ही संदेश, मतलब उसका इंडिकेटर है। दूसरा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, उसको हमारे साथ जिनको की धनराशि कुछ आज के तारीख में मिल ही नहीं रही है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, हमको सैलरी भी ढंग से नहीं मिल रही है आज के तारीख में। हमारे जो पेंशनर्स है उसको पेंशन भी नहीं मिल रही है। हमारे एडहॉक टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही है पिछले 3 महीना 4 महीना से, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। हमारा लेबोरेटरीज के लिए पैसा नहीं है, खाली पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है। हमारे लाइब्रेरी के लिए पैसा नहीं है, जो उसका धमनी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी का सही में अगर कोई धमनी है तो लेबोरेटरीज और लाइब्रेरीज, उसके लिए पैसा नहीं है। हम कैसे कंपीट करेंगे दूसरे जगह पर? अगर कंपीट करेंगे तो ये तो इक्वल प्लेटफॉर्म पर तो हम है ही नहीं है। और उसके आधार पर ये ग्रेडेशन करते हैं। अगर 3 मिल गया तो ये कहते हैं कि आप तो अपने आप को चलाने के लिए AAA, तो आपको पैसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने स्वचालित कर सकते हैं, अपने नया कोर्सेस आप ला सकते हैं, आप ऑटोनोमस हो सकते हैं। आप ऑटोनोमस हो जाइए, आपको हम धनराशि बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आप C में आ गए या नीचे आ गए, तब ये खुद ही कहते हैं A will go for autonomous status, C, ये उनका ही भाषा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का will painful decisions will be taken, that means closure। और क्लोजर क्या होगा? फिर कोई प्रॉपर्टी डीलर आएगा, वो कहेगा भाई तुम क्लोजर हो रहे हो, तुम हमें खरीद लेते हैं। और ये मुफ्त में खरीदने का धंधा है, ये बन गया है। और हायर एजुकेशन हैकी जो है, अगर एक
शब्द में कहें, ये हाईली केंद्रीकरण और पॉलिटिसाइजेशन का एक अड्डा है, प्लेटफॉर्म है। और ये जब काम करना चालू किया है तो आप देखेंगे स्कूल के सिलेबस से क्या क्या टॉपिक हट गए हैं। इतिहास सर हम लोग नहीं बना सकते, इतिहास तो बनी हुई है। वो इतिहास से हम सबक जरूर ले सकते हैं, हम इतिहास से ज्ञान जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ करना का हमारा कोई अधिकार नहीं है। मेरी पसंद और नापसंद की वजह नहीं होती है इतिहास, वो हमारा पृष्ठभूमि है। उसे हम सबक लें, हमने आपको सीखे और ऐसे गलतियां ना करें जो इतिहास में हुआ है। मैं बहुत अंदर में जाना नहीं चाहता हूं, स्कूल के सिलेबस से उठा करके देख लीजिए यूनिवर्सिटी का इतिहास में क्या क्या चीजें हुई हैं। हिंदू स्टडीज, गांधी के जगह सावरकर ले चुके हैं। नाथुराम गॉडसे के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो यही सब होगा जो होना चालू हो चुका है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, मतलब ये होना चालू हो चुका है। मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगा कि होने वाला है।